जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर सिंह और आज फिर से हम लोग आ गए हैं स्टडी वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे अपने आगे वाले टॉपिक में, जो कि क्लास 9th का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल वाला पार्ट, जिसमें हम लोग कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने दोस्तों बात कर ली थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम लोगों ने उसके जैसे कि उसकी परमेबिलिटी के बारे में बात कर ली थी, उसके फंक्शन के बारे में बात कर लिया था। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में अगला पार्ट, जिसमें हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सेल वॉल क्या है, ये क्या काम करता है, किस चीज से बनता है और जैसे कि कहाँ कहाँ ये हमें पाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग चालू करते हैं दोस्तों। सेल वॉल वैसे बेसिकली क्या है? सेल वॉल एक तरह का नॉन लिविंग पार्ट है। ठीक है, क्या है? एक तरह का नॉन लिविंग पार्ट है। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं तो ये फ्रीली परमिएबल है। कैसा है ये? फ्रीली परमिएबल है। नॉन लिविंग है मतलब कि ये जिंदा नहीं है, डेड सेल से बना हुआ है। फ्रीली परमिएबल का मतलब ये है कि ये आसानी से किसी भी चीज को अपने अंदर, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज को परमिट कर सकता है, अलाउ कर सकता है। ठीक है, किसी भी चीज को रोकेगा नहीं, सबको अलाउ कर सकता है। तो और उसके बाद अगर मैं एक और बात बताऊं कि ये बनता कैसे है, तो मेड बाय सेल इटसेल्फ। सेल खुद ही सेल वॉल बना देता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल, मेड बाय सेल इटसेल्फ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है क्या? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए ही सेल अपने आप ही क्या सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। सेल वॉल की अगर बात करें तो अब देखो क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है, इसका मतलब हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये एक सेल है, ये सेल के जस्ट बाहर वाली जो लेयर है, ये जो बाहर वाली आउटर वाली लेयर है, ये हो जाएगी सेल वॉल। ठीक है, अंदर वाली लेयर हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ये जो फ्लूइड पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस जो बीच में सेंट्रली लोकेटेड आइटम होता है, जो कि मेन हम लोग कह सकते हैं प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सब कुछ कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या काम होता है। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें कि सेल वॉल के मेन फंक्शन क्या होते हैं, तो सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, द शेप ऑफ द सेल। ये सेल के शेप को डिटरमाइन करता है, क्योंकि ये बाहर की लेयर होती है ना, तो इस वजह से ये जैसा सेल वॉल का शेप होता है वैसा ही सेल अपने आप को शेप में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू प्लांट्स टू बिकम टर्जिड, इट हेल्प्स टू प्लांट्स टू बिकम टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है फ्रेंड्स सख्त होना, ताकतवर होना, स्ट्रांग हो जाना, मतलब एकदम सख्त हो जाना। ठीक है, टर्जिड का मतलब जैसे कि सख्त हो जाना। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे कि अब सेल वॉल क्या है? फ्रीली परमेबल है, किसी भी चीज को अलाउ कर देगी। तो जब बहुत ज्यादा पानी हमारे देने की वजह से रूट्स के थ्रू जब पानी बहुत ज्यादा घुस जाता है सेल्स के अंदर, तो वो अंदर पानी घुस के सेल्स को फोड़ देने के बजाय या फिर उसको रप्चर करके खराब कर देने के बजाय उसको अंदर साइड से जब प्रेशर बनाता है, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। मान के चलिए ये सेल है और पानी जब सारा का सारा अंदर घुस जाता है तो वो अंदर साइड से इसके वॉल पे प्रेशर बनाता है, और इसके वॉल पे प्रेशर बनाने की वजह से अल्टीमेटली सेल कैसा हो जाता है? अल्टीमेटली सेल हो जाता है टर्जिड। ठीक है, तो ये सख्त हो जाता है। तो सेल की सख्ती भी सेल वॉल की वजह से ही होती है। ठीक है, और उसके बाद सबसे खास बात, इट हेल्प्स या फिर हम लोग कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये सेल पूरे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई? तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फ्रीली परमिएबल तो है ही है, फ्रीली परमिएबल तो है ही है, तो ये किसी भी चीज को अलाउ अपने अंदर कर देगा, वो चाहे वाटर हो या फिर दूसरे सब्सटेंसेस हो, अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेल वॉल वाला पार्ट खत्म होता है। एक खास बात मैं आप लोगों को सेल वॉल के पार्ट खत्म होने के साथ बताना चाहता हूँ, वो आप लोग जरा नोट में समझिएगा,
मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक टर्म है जिसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा टर्म है जो कि आप इस चैप्टर को आगे चल के जब पढ़ेंगे तो आप लोग इसमें समझेंगे। एक टर्म आएगा प्लाज्मोलाइसिस, इसका बेसिकली मतलब होता है, प्लाज्मो मतलब मान के चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और लाइसिस का मतलब बायो के अंदर ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होना या फिर खराब हो जाना। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसका मतलब होता है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर का, उसका श्रिंक हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का, इसका मतलब ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन का श्रिंक हो जाना। ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। जब वाटर का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन होता है, कब? फ्रॉम इनसाइड टू आउट, इनसाइड टू आउट। जब पानी की कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है बाहर के मुकाबले, तो अंदर का सारा पानी अंदर से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेल सिकुड़ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी एक्सोसाइटोसिस के अंदर, किशमिश के अंदर हम लोगों ने बात की थी। तो सेम वैसा ही केस प्लाज्मोलाइसिस के अंदर भी होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस भी आप लोग सिंपली इसको एंडोसाइटोसिस जैसा प्रोसेस कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? प्लाज्मोलाइसिस मतलब श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इनसाइड टू आउट। ठीक है, अंदर से बाहर जाना। ठीक है, बाहर से अंदर आना नहीं। ओके, बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा सेल वॉल वाला पार्ट। अब दोस्तों हम लोग आगे हमारा अगला पार्ट चालू करते हैं, जो कि एक्चुअली हमारा न्यूक्लियस का पार्ट है, जो हमारा मेन पार्ट है न्यूक्लियस का। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे पहली बात सेंट्रली लोकेटेड, क्या है? सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट तो पूरे सेल का बीच में लोकेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो कि वैसे देखा जाए तो लार्ज होता है, थोड़ा साइज में बड़ा होता है। ठीक है, सारे जो एक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, इट इज बाउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होता है। बाउंडेड का मतलब जैसे कि बंधा हुआ होता है। जैसे कि मान के चलिए ये सेल है, सेल के बाहर वाला लेयर ये हो गया हमारा, जैसे कि सेल वॉल, ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये चीज हो गई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनसाइड न्यूक्लियस एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या होता है वो? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब वो इनर सब्सटेंस जिसके अंदर भरा हुआ है। न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन्स, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर भी दो अलग अलग, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अपने खुद के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, और एक जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन मटीरियल। ठीक है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो उसका मैट्रिक्स है, उसके अंदर दो चीजें होती है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटीरियल। इन दोनों के फंक्शंस मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, क्या होते हैं इनके फंक्शन। न्यूक्लियोलस दोस्तों दरअसल इट इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और आरएनए होता है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वैसे ही ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि मेनली हम ये कह सकते हैं हमारे अंदर तो नहीं होता यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन मोस्टली ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। कहां पर होता है ये? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। हम लोगों ने बात की थी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच की डिफरेंस, मैंने लिखवाया भी था अपने पिछले सेशंस के अंदर। एक और खास बात दोस्तों, न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है?
राइबोसोम का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस ही करता है, इसलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। और राइबोसोम का क्या काम होता है हम लोग बात कर लेंगे आगे आने वाले सेल ऑर्गेनेल्स वाले पार्ट के अंदर। क्रोमैटिन मटेरियल की बात करते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल एक तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? थ्रेड लाइक एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए बनाता है हमारा, फॉर्म्स बेसिकली डीएनए, जो हमारा डीएनए बनाता है। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आई बात? तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको समझ में आ गया होगा। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के साथ ही साथ ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज हो गई, बहुत ही खास बात हो गई। अब न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस के मेन फंक्शंस क्या हैं। इसके मेन फंक्शंस हैं, ये स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंट्रोल स्ट्रक्चर। पूरे के पूरे सेल के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है, सारे के सारे सेल्स के जो ऑर्गेनल्स हैं उसकी वर्किंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा वो सेल डिवाइड को भी कंट्रोल करता है। सेल डिवाइड का मतलब सेल का रिप्रोडक्शन करने का जो भी हिसाब किताब है वो भी न्यूक्लियस ही करता है। समझ में आ गई बात? ये सारे काम न्यूक्लियस के हैं। ठीक है, एक खास बात मैं आप लोगों को न्यूक्लियस वाला टॉपिक खत्म होने से पहले समझाना चाहता हूं दोस्तों। वो क्या है कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरह के न्यूक्लियर एनवलप से बाउंडेड होता है। किससे? न्यूक्लियस एक तरह के न्यूक्लियर एनवलप से बाउंडेड होता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप। इसको न्यूक्लियर एनवलप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग तरीके से मेम्ब्रेन से सील्ड होता है। ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी। मान के चलिए ये रहा हमारा सेल। ठीक है, सेल वॉल इसके जस्ट ऊपर पार्ट, ये नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, बीच में हो गया ये न्यूक्लियस हमारा, और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। समझ में आ रही है बात? न्यूक्लियस का जो इनर वाला पार्ट होता है, यहां से एक तरह के रॉड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से निकलते हैं जो कि इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करते हैं, जिसका वन एंड तो टच करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वन एंड तो टच करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और इसका अदर एंड टच करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। और वो भी कौन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो दोस्तों ये चीज क्या है जो आपको इस तरीके से दिख रही है? इसको कहते हैं दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था, मैंने आपको न्यूक्लियस में इसलिए बताया क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज द वन विच अराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवलप, और वी कैन से दैट विच अराइजेस फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इकलौती ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होती है। वैसे जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे तब भी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होगी। न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटीरियल, न्यूक्लियस, और ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में। सॉरी, चैप्टर का लास्ट पार्ट नहीं, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल का जो लास्ट पार्ट था साइटोप्लाज्म, ये क्या चीज है? वैसे मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म दोस्तों अंदर सेल के अंदर का जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब इनर सब्सटेंस जिससे सेल मिलके बना हुआ होता है, जो कि सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल द मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर डन हियर। जो सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। खाने का बनना, उसका डाइजेस्ट होना, उसका एब्जॉर्ब होना, उसका एक्सक्रीट आउट होना, सारे काम साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होते हैं। सारा काम साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जैसे कि मैं बताऊं, ये हमारा सेल का डायग्राम है, तो इसके अंदर इस तरीके से ये जो सारा फ्लूइड मैट्रिक्स दिखता है, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म contains cell organelle
ऑर्गेनलीज का मतलब होता है दोस्तों सेल्स के ऑर्गन्स, ठीक है। सेल्स के ऑर्गन्स को ही सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग तरह के ऑर्गेनलीज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ेंगे, ईआर, हम लोग इसके अंदर राइबोसोम्स पढ़ेंगे, समझ में आ रही है बात। इसके अंदर हम लोग ईआर के भी दो अलग अलग टाइप्स, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम लोग इसके अंदर राइबोसोम्स पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने इसके सारे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स फाइनली चालू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।